नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉलर की तारीखी सतह पर बुलंद तरीन उड़ान और इस पर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का बयान। साफ पानी मिलना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया और अदालती कार्रवाइयों पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत में अदालत ने अबूरी फैसला सुना दिया है। अदालत का कहना है कि रिफाई प्लॉट्स पर किसी किस्म की कमर्शियल या घरों की तामीरात नहीं हो सकेंगी। अदालत का पार्क्स अराजी पर तमाम सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। रिफाई प्लॉट्स को निजी अफराद को देने की अलॉटमेंट भी मनसूख कर दी गई है। वजारत वर्क्स को एक माह में अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस कहते हैं पूरे माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकॉनमी चल रही है। शहर रहने के लिए छोड़ा नहीं, लोगों ने इंडस्ट्रीज ख़त्म करके पैसा ज़मीनों पर लगा दिया। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। हर कोने पर मार्केटें, दुकानें ही दुकानें बना दी गई। हर कोई ज़मीन पर पैसे लगाकर कमा रहा है। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर भी बरहम हो गए। कहा कि वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। हमारे यहाँ लोग इतने भी मासूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत में अदालत ने अबूरी फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि रिफाही प्लॉट्स पर किसी किस्म की कमर्शियल या घरों की तामीरात नहीं हो सकती। अदालत का पार्क्स अराजी पर तमाम सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। रिफाही प्लॉट्स को निजी अफराद को देने की अलॉटमेंट भी मनसूख कर दी गई। वजारत वर्क्स को एक माह में अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत। चीफ जस्टिस कहते हैं पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकॉनमी चल रही है। शहर रहने के लिए छोड़ा नहीं, लोगों ने इंडस्ट्रीज खत्म करके पैसा जमीन पर लगा दिया। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। हर कोने पर मार्केटें, दुकानें ही दुकानें बना दी गई हैं। हर कोई जमीन पर पैसे लगाकर कमा रहा है। कराची में इमारतें गिराए जाने के खिलाफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने कारोबार बंद कर दिया। रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटों और सरिये समेत तमाम बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफे से काम करना मुश्किल हो गया। आबाद ने धमकी दी है कि मसाइल हल ना हुए तो मुल्क भर शटर डाउन कर देंगे। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से हर शोबे से मुंसलिक शख्स परेशान। हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। मुल्क में खाने पीने की अशिया के साथ साथ बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से घर बनाना भी ख्वाब बन गया। रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटों और सरिये समेत तमाम बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोलियम डीलर्स ने गुज़िश्ता रोज कारोबार बंद रखा। आज बिल्डर्स और डेवलपर्स एसोसिएशन ने भी शटर गिरा दिए। कराची में तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर दिया गया। कहते हैं तामीराती सामान बहुत महंगा हो चुका, ऐसे में कारोबार नहीं चल सकता। कल से आबाद ने अभी हमें था मीटिंग में तय ये किया है कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस तरह हम कारोबार कर ही नहीं सकते ना। जब $600 इंटरनेशनल मार्केट में सरिये की कीमत गिर के $225 हो गई थी, तो आज वो $750 है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये रेगुलेटरी ड्यूटी हटनी चाहिए। ओहदेदारान का ये भी कहना है कि कराची में बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। हर आदमी खौफजदा है। अगर तामीर शुदा इमारतों के इजाजतनामे में कोई गलती है तो चेक करना हुकूमत का काम है। हुकूमत से ये कहा है कि जब आपकी एनओसी हम लेते हैं और अरबों पे खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट जब बनता है और उसके बाद उनको कहा जाए कि उसकी एनओसी को कोई वैल्यू नहीं है और वो बिल्डिंगें टूटना शुरू हो जाए और वो हमारे लोग हमारे घरों पे आए कि हम पैसे दें, तो हम ये कारोबार कैसे कर सकते हैं? हम अप्रूवल क्यों ले? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि इस तरीके से कि हम कारोबार को जारी रख सके। ओहदेदारान ने धमकी दी है कि पहले मरहले में अभी सिर्फ कराची में काम बंद किया है। हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर देंगे। कराची में इमारतें गिराए जाने पर आबाद ने तमाम तामीराती प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज अहमद से। जी शिराज, मजीद क्या कहना था मोहसिन शेखानी का और कराची में हड़ताल की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अब मुल्क भर में जो तामीराती काम है उसको रोक देंगे, क्योंकि प्रॉपर अप्रूवल ना होने की वजह से उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एकदम ऑर्डर्स आ जाते हैं बिल्डिंग्स को गिराने के, जिसकी वजह से जहां सरमायाकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, वहीं जिन लोगों ने प्लॉट्स की दुकानों की बुकिंग करवाई है वो भी इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, क्योंकि तमाम तर अप्रूवल्स होने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से बिल्डिंग
بلڈنگز گرائی جا رही ہیں, بلڈنگز گرانے کے جو آرڈرز ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. اور اسی حوالے سے گزشتہ روز آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن کے چیئرمین محسن شیخانی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام تر تعمیراتی کام جو ہے وہ روک رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں. حکومتی طور پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں سے تمام تر اپروول ہونے کے بعد وہ کینسلیشن نہ ہو اور بلڈرز اپنا کام آسانی سے کر سکیں اور شہریوں کو بھی اس حوالے سے محفوظ سرمایہ کاری کے موقع جو ہیں وہ مل سکیں. جی شیراز احمد, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نیسلا ٹاور کیس کی سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کمرہ عدالت میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے, آپ کورٹ روم سے چلے جائیں, آپ کو ابھی توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے. جبکہ عدالت نے نیسلا ٹاور کے 1 ہفتے میں گرا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ارشد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد بیگ, اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں بالکل, آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نیسلا ٹاور کیس سے متعلق سماعت ہوئی. اس موقع پر کمشنر کراچی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی اور جو مسمار کرنے سے متعلق جو تصاویر تھی وہ بھی عدالت نے پیش کی. جیسی کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسی موقع پر جماعت اسلامی کے امیر جو ہے نعیم الرحمان عدالت میں کھڑے ہو گئے اور عدالت سے کہا کہ میرا نام حافظ نعیم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہاں کوئی سیاست نہیں کر سکتے, یہاں سے چلے جائیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ معاوضے کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے. جسٹس قاضی امین نے کہا کہ حافظ صاحب یہ جو ہے آپ نے سنا نہیں کہ مائی لارڈ نے کیا کہا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سر سندھ حکومت کو معاوضے کے ادائیگی کا آرڈر کرتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو اس چیز سے ہمارے میں کیا دلچسپی ہے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیوں نہ آپ کے خلاف ہم توہین عدالت پہ نوٹس جاری کر دیں. جسٹس اعجاز الحسن نے اور حافظ نعیم الرحمان سے کہا کہ کورٹ روم میں کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, آپ کورٹ روم سے چلے جائیں, تقریر سیاست کرنی ہے باہر جا کے کریں. دوران سماعت چیف جسٹس نے کمشنر کراچی سے کہا کہ یہ بلڈنگ نیچے سے گرانے کا کیا طریقہ ہے, کھڑکیاں دروازے وغیرہ گرائیں گے, کب تک گرانے کا عمل مکمل ہوگا. کوئی کمشنر کراچی نے کہا کہ کوئی ٹائم نہیں دے سکتے. جی ارشد بیگ, آپ ہمیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعظم KCR کا جعلی افتتاح کر کے چلے گئے. K4 پر عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, ہمیں نہ سنایا گا تو سڑکوں پر آئیں گے. کراچی میں 16 سال سے ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا. کراچی کے لوگ کا ایک بنیادی مسئلہ پانی ہے. MQM اور پیپلز پارٹی کے لوگ قبضے کرتے تھے. کراچی میں سب کے لیے جدوجہد کریں گے. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعظم KCR کا جعلی افتتاح کر کے چلے گئے. K4 پر عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سول ایویشن کی اراضی پر قبضے کا کیس, اراضی پر قائم قبضے ختم کرا دیے. FIA نے پیش رفت رپورٹ پیش کر دی. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA نے بتایا اراضی واگزار کروا کر سول ایویشن کے سپرد کر دی. کیا زمین آپ کو مل گئی؟ چیف جسٹس کا DG سول ایویشن سے استفسار. DG سول ایویشن نے بتایا جی ہمیں 9 ایکڑ اراضی مل گئی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA کا کہنا ہے کل 9 ایکڑ اراضی سے قبضے ختم کرائے, باقی اراضی پر قبضے ختم کروا رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ملک میں آڈیو ویڈیو کی لیک کا دور چل رہا ہے. ملک کے اعلیٰ ترین لوگوں کی ویڈیو آ رہی ہیں. PTMP اور پیپلز پارٹی کو ساتھ مل کر انقلاب لانا چاہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی اور PTI ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ملک میں آڈیو ویڈیو کی لیک کا دور چل رہا ہے. ملک کے اعلیٰ ترین لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں رہائشی منصوبہ ناقص پلاننگ کے باعث تعطل کا شکار ہو گیا. فلیٹس کی تعمیر کے لیے بند مرکزی روڈ کو بھی تاحال نہ کھولا جا سکا. حادثات معمول بن چکے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے فلیٹس کی تعمیر کے منصوبے کو تاحال مکمل نہ کیا جا سکا, جس کے باعث حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کی ذاتی چھت کے حصول کا خواب پورا نہ ہو سکا. 2016 میں شروع کیا جانے والا منصوبہ دسمبر 2020 میں مکمل ہونا تھا. متاثرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم, وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ سمیت کسی نے بھی ابھی تک منصوبے میں التوا کا نوٹس نہیں لیا. فلیٹس کی تعمیر کے لیے سیکٹر G13 کی مرکزی شہراہ کے
एक साइट को 2016 में बंद किया गया था, जिसको आज तक खोला नहीं जा सका, जिसके बायस जहां एक तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है तो दूसरी तरफ हादसात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। 6 साल से ये डबल सड़क जो बंद हुई है, उस चौक में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। जो सबसे बड़ा रिस्की चीज़ है वो ये रोड है, रोड पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और एक्सीडेंट होते हैं। मेरी पर्सनल गाड़ी अपनी हिट हो चुकी है एक दफ़ा। हर बंदे ईमानदारी से काम करो, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ हमारी लगती हैं, यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं 2-3 दिन। शहरियों ने वजीर आजम और वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा से अपील की है कि प्रोजेक्ट की तकमील में हाल रुकावटों को दूर करके जल्द अज जल्द इसे मुकम्मल करवाया जाए। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया, डॉलर ₹176.50 का हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज अहमद, आगाह कीजिएगा, मौजूदा सूरत हाल क्या है इंटरबैंक की, और क्या डॉलर की ये ऊंची उड़ान रुक पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर जो है वो एक मरतबा फिर रुपए को आंखें दिखाने लगा है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था, जो कि अब तक ₹1.52 इजाफा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹176.50 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है तकरीबन ₹1.5 महंगा हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर ₹179.50 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि तरब और रसद का फर्क तो कोई खास इजाफा नहीं देखा जा रहा, अलबत्ता सट्टेबाजों की जानिब से जो है डॉलर की खरीदारी की जा रही है और मसनूई तौर पर डॉलर को महंगा करने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से डॉलर जो है वो आए रोज नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और इस हवाले से ना तो स्टेट बैंक की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से देखा जा रहा है और आज जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹176.50। आज डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹176.50 का हो गया है। शराज अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर मजीद बात करते हैं। माहिर इक्तसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ऐसा क्या हो गया कि डॉलर को पर लग गए हैं, पाकिस्तानी रुपया किसी सूरत भी मुस्तहकम नहीं हो पा रहा, इसका हल क्या है? बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि मार्च से जून 2020 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट को जो कमी की थी वो 13.25 से 7% की थी। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी थी, इसका कोई जवाब नहीं था, न इसको दफा किया जा सकता है। ये कमी उन्होंने इसलिए की थी कि वो ये चाह रहे थे कि बैंकों से कर्जे सस्ते मिले, जो ताकतवर तबके हैं जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं वो उससे फायदा उठाएं। उन्होंने सस्ते कर्जे दिए, बेतहाशा इम्पोर्ट्स की गई, गैर जरूरी बेतहाशा गाड़ियां इम्पोर्ट्स की गई, जिसकी वजह से तजारती खसारा आसमान पर पहुंच गया और हमारा जो है इम्पोर्ट्स भी बढ़ गई और उससे रुपए की कदर पर रिजर्व भी गिरे, रुपए की कदर पर दबाव पड़ा। लेकिन उसके बाद जब तरीन साहब आए तो उन्होंने भी ये जो शरह सूद कम थी उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्यों किया उन्होंने कि IMF ये कह रहा था, मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको चूंकि डिस्काउंट रेट आपका जो है वो कम नहीं कर सकते क्योंकि अफराते ज़र ज्यादा है, तो उन्होंने उसको होल्ड किया IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और तरीन साहब ने भी 5 हफ्ते तक होल्ड किया IMF के प्रोग्राम को, हालांकि चंद हफ्तों में ये फैसला हो जाना चाहिए था। वो क्यों किया उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब उसकी जो तबाही बर्बादी आ चुकी है तो वो $1 अरब की इनकी किस्त मिल जाए या $3 अरब जो आपको अभी सऊदी अरब से मिलने हैं, जो अब तक नहीं दिया, अब वो देंगे क्योंकि IMF से मुआहदा हो गया है। इस दौरान में इतना खसारा हो चुका है, तजारती खसारा और बेयकीनी की कैफियत के, वो झटका इतना आसान नहीं है इसको संभालना। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि अब कोई बहुत बड़ी कमी तो आगे चल के नहीं होगी, लेकिन ये था कि जो ये हमेशा होता है कि IMF के प्रोग्राम में आने के बाद हमारा रुपया मुस्तहकम होता है कुछ अर्से के लिए, वो नहीं हो सका क्योंकि ये इतनी बड़ी तारीखी गलती की गई थी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, उसका इम्पैक्ट है। हुकूमती पॉलिसीज़ बुनियाद बनी हैं इस तमाम तर डॉलर की उड़ान में। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई मज़ीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, पहले से दी गई टैक्स छूट ख़त्म करेंगे। रुपया 10 रुपये अंडर वैल्यू है, सट्टेबाज मुस्तकबिल में नुकसान उठाएंगे। कराची से शराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया।
صحافियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैंकों का हिस्सा GDP में सिर्फ 33% है। कैपिटल मार्केट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हुकूमत इसको बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपया 10 रुपए अंडर वैल्यू है। शहरी अफवाहों पर ध्यान न दें, रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आएगी। हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो अंडर वैल्यूड है। सो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। शौकत तरीन ने कहा कि मिनी बजट में कोई टैक्सों में इजाफा नहीं होगा। जो बजट में छूट दी गई थी इसको रिव्यू किया जा रहा है। मुशीर खजाना ने बताया कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में गुर्बत में 1% कमी आई है। हमारा मसला अफरात ज़र का है। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास इस वक्त पिस रहे हैं। ताहम इस वक्त जो ग्रोथ हो रही है उससे मिडिल क्लास को भी फायदा होगा। कैमरामैन अली इमरान के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। रूस ने अहम अमूर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दो तरफा मुशावरत इत्तफाक राय से पाइपलाइन के हवाले से मुआहदों और दस्तावेजात पर दस्तखत की तारीखें तय हो गई हैं। गैस पाइपलाइन की तामीर का आगाज़ आइंदा साल हो जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे फैसल रजा से। फैसल रजा बताएगा, अहम पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर की जानिब जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रूस ने जो है वो पाइपलाइन की तामीर के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान रूस तजारती, मुआशी, साइंसी और तकनीकी ताउन पर बैनुल-अक़वामी कमीशन के 7वें इजलास के दौरान दो तरफा मशावरत और इत्तफाक राय से गैस पाइपलाइन बारे दस्तावेजात और मुआहदात पर जो है वो दस्तखतों की तवारीख तय कर ली गई हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की जो तामीर है उसका आगाज आइंदा साल 2022 में होगा। पाकिस्तान और रूस शेयर होल्डर्स मुआहदे के मुज़ाकराती मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। पाइपलाइन की तामीर बारे कंपनी के बाज़ाब्ता क़याम पर जो है वो कानूनी दस्तावेजात पर 31 जनवरी 2022 को दस्तखत किए जाएंगे। सिचुएटरी या कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत से पाइपलाइन तामीर के लिए जो है वो स्पेशल पर्पस कंपनी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद और मॉस्को जो है वो 15 फरवरी 2022 को अहम तरीन शेयर होल्डर्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। शेयर होल्डर्स मुआहदा जो है वो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर के हवाले से खुसूसी कंपनी की तश्कील के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और रूस जो है वो गैस पाइपलाइन के लिए सहूलियात की फराहमी के मुआहदे पर भी मुत्तफिक हो गए हैं, जिस पर 15 फरवरी को ही जो है वो दस्तखत किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो है वो दोनों ममालिक जो हैं वो गैस पाइपलाइन की तामीर पेशरफ्त के बहुत से फ़वाइद हैं। फैसल रज़ा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेल्श एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन हेरिटेज के ज़ेर एहतमाम कार्डिफ के मकामी रेस्टोरेंट में इकबाल डे की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वेल्स की मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी न सिर्फ मुस्लिम उम्मा पैरवी करती है बल्कि दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले भी फॉलो करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वेल्स में दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इकबाल डे की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें वेल्स की अहम शख्सियात को मदऊ करके इकबाल के फ़लसफ़ा हुदी को बयान करने के साथ साथ उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी शुरका को आगाही दी गई। प्रोग्राम का आगाज़ लब पर आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी से हुआ। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेहमान खसूसी डिप्टी कौंसलर जनरल बर्मिंघम सरदार मोहम्मद हटक ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक इस मुल्क से है जिधर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई। आज पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और फ़लसफ़ा की मिसाल दी जाती है। इस तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जहान हतीब और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिनके फ़लसफ़ा और फ़िक्र से हम अपनी शख्सियत और टैलेंट में निखार पैदा कर सकते हैं। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए फ़लसफ़ा इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। एशियन हेरिटेज ने ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हवाले से पहला इवेंट था और इसमें यहाँ लोकल कम्युनिटी की प्रेजेंस और साउथ एशियन ओरिजिन लोगों की प्रेजेंस अल्लामा इकबाल से एक खास मोहब्बत को जाहिर करती है। I am delighted to be here to be celebrating the incredible Allama Iqbal
And I really hope that in future events that we're able to bring more youth to our events, to be able to inspire them, drive them, and make them the future leaders of tomorrow. Tonight, we are through the Welsh Association of South Asian Heritage for the first time celebrating Iqbal Day in Wales. Allama Iqbal is not known or recognized by the locals. So tonight, by holding this event, we have portrayed Sir Allama Iqbal's life not only to the local community. Today's event exemplifies this culture, but also has brought another dimension to it, because I have heard about a poet of whom I had never heard. And this man not only spoke his own language and wrote poetry in his own language, he understood the language of English well enough to understand the poems of John Milton. To know that our children and young people here tonight are learning about the significance of the spiritual and political influence of that amazing man, Sir Muhammad Alam Iqbal. I find it a privilege to be here tonight to celebrate Iqbal Day, invited by Dr. Akram Beg. It's a real privilege to learn about the culture and how this great writer and poet has influenced. It's been a special, very special evening. We've had some wonderful addresses and talks, and we've all learned so much. पाकिस्तानी शुरका का मजीद कहना था कि दीगर कम्युनिटीज़ को अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल पैरा देखकर हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी नयाद आयरिश विजुअल आर्टिस्ट आमना वलायत के मुनफरद फनपारों ने आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जगह बना ली, जो आयरलैंड में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एजाज़ से कम नहीं। आमना वलायत ने यह एजाज़ कैसे अपने नाम किया, तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डुबलिन के आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को यूरोप के आला तरीन आर्ट म्यूजियम का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि इनके काम को इस मुकाम के अंदर जगह मिल सके। पाकिस्तानी नयाद विजुअल आर्टिस्ट आमना वलायत के फनपारों को आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जगह दे दी गई, जो न सिर्फ आमना बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फख्र की बात है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पहली दफा अपने फनपारों को लगाने की इजाजत मिल सकी है। इस हवाले से इमारत के लान में छोटी सी तकरीब सजाई गई, जिसमें मुकामी शहरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और आमना वलायत को ये मुनफरिद आज़ाद मिलने पर सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने आमना वलायत की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I'm really happy to see my work in a totally different context. Like the work that's shown of mine was made in 1994. And it's so wonderful to see it. Celebrating all the projects that have been happening over the pandemic. Some things are closing soon and some things are opening, so we thought it would be a great moment to bring all the artists together and to finally celebrate. Great to have this show open and great to have this celebration of it. It's been a long time since people got together. But the exhibition as well is a really important kind of chance for the museum to kind of talk about its collections. Yeah, it feels great to be here. There's like such a good buzz around, so many people showed up. I really enjoyed. आमना वलायत ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपनी कामयाबी पर इज़हार शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि वो वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो इस शो का हिस्सा हैं। It's a great honor for me to be the part of this show because this show is very important in a way that it's covered the 30 years of Irish art scene and many prominent artists are the part of this event and I am one of them. It's a great honor for me and I'm the only Pakistani artist who is being considered for this show. आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में साल भर के लिए लगाई गई एग्जीबिशन इस म्यूजियम के 30 बरस मुकम्मल होने पर लगाई गई है और ये पिछले 30 बरस के काम को कवर करने के साथ साथ आयरलैंड की आर्ट और कल्चर को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के मकसद के तौर पर लगाई गई है। It's an honor for Pakistani community and also for South Asian community that Amna Walayat she showcased her work tonight at Irish Museum of Modern Art and we are witness of all these things that she is a gem and her wonderful work is making our community proud here in Ireland. Faisal Mirza, 92 News, Dublin, Ireland. अब चलते हैं मैनचेस्टर, जहां पर पाकिस्तानी स्टेज शो फनकारों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद। जी राजा वाजिद, बताइएगा कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के बाद दोबारा से तफरीही सरगर्मियां शुरू होने पर इन फनकारों का क्या कहना है और लोगों की तरफ से इन्हें क्या रिस्पांस मिल रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैनचेस्टर में और मेरे साथ इस वक्त स्टेज शो के सितारे मौजूद हैं जो कि अब मौजूद हैं बरतानिया में, और ये एक बहुत ही प्यारा पंजाबी सीरियल लेकर आए हैं। जी हाँ, फिर कहंदे बूटा गालां कढ़दा, ये नाम है इस ड्रामे का, स्टेज शो का, जो लेकर आए हैं और इनको लीड कर रहे हैं जनाब अकरम उदास साहब। क्या समझते हैं कि कोविड के बाद की सूरत हाल जो है, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा जा रहा है। ये हमारी बहनें जितनी भी आ रही हैं, माएँ बहनें जितनी ड्रामा देखने के लिए आ रही हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। ये मैं आपको बात बता दूं, ये जितने भी मेरी टीम के साथ है, अभी कुछ रास्ते में पहुंच रहे हैं, तो आस्ता आस्ता वो पहुंच जाएंगे, पूरी टीम इकट्ठी हो जाएगी। ये मेरे से सीनियर हैं जितने भी हैं। हम अच्छा ड्रामा लेके आए और अल्लाह को याद करके हमने शुरू किया है, तो बहुत प्यार मिला पब्लिक की तरफ से, आर्टिस्टों की तरफ से, और बहुत रिस्पांस अच्छा मिला है। कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि लोग बंद थे यहाँ पे कोविड की वजह से, तो अब बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी और चेंज और नई चीज़ मिलेगी। इतने अच्छे लोग मैंने इससे पहले नहीं देखे, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और अब मिलवाते हैं हम आपसे, जनाब लोकल प्रमोटर हैं हमारे रॉचडेल के, और इनसे पूछते हैं कि इतने अरसे के बाद जब ये टीम आई है तो क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब मैं प्रमोटर नहीं हूँ, मैं इन तमाम पाकिस्तान के आर्टिस्ट से दिलो जान से प्यार करता हूँ, और मुझसे जो भी इनकी हेल्प होती है मैं करता हूँ। हाँ, अरेंज मैंने सारा रॉचडेल में जो प्रोग्राम यूसुफ भाई के लिए किया है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं तकरीबन सबको मैं जानता हूँ। मेरी सिर्फ ये है इनकी खिदमत करना, और कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। और अब मैं मिलवाता हूँ आपको, जनाब ये प्रमोटर हैं यूसुफ तलत साहब, और यही इस टीम को पाकिस्तान से लेकर आए हैं। जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। और 92 का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा ही जहाँ भी हमारे शो होते हैं, ये हमेशा हमारी हेल्प के लिए पहुँचे हैं, हमारे शो को प्रमोट करते हैं। हमें अपनी माँ बहनों से बहुत प्यार मिला है बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, उन्होंने बहुत सराहा। और मेरे ख्याल में कि नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे शो लाएंगे कि हमारी माएँ बहनें आएँ, देखें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और शो को पसंद कर रही हैं, और शो मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और असलम साहब का मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा ही प्यार करते हैं और मेरा ख़र्चा बचा देना है। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। टीम फिर कहंदे बूटा गालां कढ़दा का कहना है कि 25 साल बाद एक ऐसा ड्रामा हम लेकर आए हैं कि जिसमें कोई डांस या इस तरह की कुछ परफॉर्मेंस किसी की नहीं है कि जो कि फैमिली के साथ बैठकर ना देखा जा सके। जी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए तकरीब हुई, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौकार ने की। तकरीब में यूरोप से समन शाह और बरतानिया से गज़ल अंसारी ने शिरकत की। सदारती एवॉर्ड याफ्ता शख्सियत जलाल सोइडान भी तकरीब में शरीक हुए। अदबी रंगों से सजी तकरीब का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से। जो मेरे दिल में रहा फूल में खुशबू की तरह, वो कली बन के भी खिल जाए, ज़रूरी तो नहीं दिल जिसे चाहे। तुर्की में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का किरदार इंतहाई अहम है, जहाँ शोबा उर्दू के सदर प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौकार उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत का न सिर्फ इजहार करने में मसरूफ़ हैं बल्कि अमली तौर पर भी इक़दामात उठाते रहते हैं। तुर्की में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़दा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौकार ने की। तकरीब का मकसद तुर्की में उर्दू शायरी को मुतारफ़ कराना और तुर्क शहरियों को उर्दू ज़ुबान सीखने की तरग़ीब दिलाना था। तकरीब में 2 ख़वातीन शोरा कराम को ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिनमें से समन शाह का ताल्लुक यूरोप जबकि गज़ल अंसारी का ताल्लुक बरतानिया से था। ख़वातीन शोरा कराम ने उर्दू ज़ुबान और अदब खास तौर पर शायरी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। तेरा मुझसे खफा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह। बताऊं क्या कि अब क्या क्या, बताऊं क्या कि अब क्या क्या,
मुझे अच्छा नहीं लगता। तकरीब में तुर्क तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सुडैन और जकी करादाश भी तकरीब का हिस्सा रहे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि तुर्की में उर्दू के फ़रोग के लिए प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार का बड़ा किरदार है। फ्रांस की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उर्दू की तालीम के लिए खसूसी मराकज़ कायम हैं, जबकि बरतानिया में भी उर्दू के फ़रोग के लिए भरपूर काम जारी है। अदबी तकरीब में ख़वातीन शोरा कराम ने अपना कलाम पेश करके तकरीब की रौनक दुबाला कर दी। खूबसूरत शायरी पर हाज़रीन महफल ने दिल खोल कर दाद दी। जब प्यार से मुझे बुलाओगे तब दौड़ के मैं तो आऊंगी। जब प्यार से मुझे बुलाओगे तब दौड़ के मैं तो आऊंगी। तब पायल मेरी छनकेगी, पायल का शोर तो होगा ही। तेरी दुनिया से क्या लगाऊं दिल, तेरी दुनिया से क्या लगाऊं दिल, रूह प्यासी ने घेर रखा है। होश की बात क्या करे कोई, बदहवासी ने घेर रखा है। होश की बात क्या करे कोई, बदहवासी ने घेर रखा है। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और उर्दू ज़बान से अपनी वाबस्तगी के हवाले से यादें भी ताज़ा कीं। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स उमर अयूब खान और रूस की वज़ीर बराए एनर्जी निकोलाई का पाइप फैक्ट्री TMK का दौरा किया। वफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स उमर अयूब खान और उनके वफ़द का दौरा रूस जारी है। वो रूस के शहर में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए रूस में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रूस के शहर यकांतनबर्ग में पाइप फैक्ट्री का दौरा किया। ये रूस की मशहूर पाइप फैक्ट्री है जिसको दुनिया के अहम तरीन गैस पाइप बनाने का एजाज़ हासिल है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रीम गैस पाइप के मंसूबे पर मुआहदे की सूरत में इम्कान है कि पाइप इसी फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। रूस के शहर एकांतरनबर्ग में रूस बिजनेस कौंसिल ने दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और तजारती ताउन के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इक्तसादी अमूर उमर अयूब खान ने शिरकत की। यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मिखाइल कोज़लोफ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी मोहसिन शेख ने की। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान, पाकिस्तानी सिफारत खाने के मिनिस्टर ट्रेड और सरमायाकारी नासिर हामिद और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम और रूसी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ारत इक़्तिसादी तरक्की इसराफील आर अली ख़ान और नकीता बोज़ावनोफ MOU पर दस्तखत किए। मिखाइल कोज़लोफ और मोहसिन शेख ने क्रिसेंट ग्रुप और कॉलोनी ग्रुप के नुमाइंदों के हमरा यूराल CCI में मीटिंग की, जिसमें तजारती ताउन के नए मौक़े और रूसी मार्केट में पाकिस्तानी कंपनियों के लिए नए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान वस्ती एशिया और रूस के ज़रिए नई तजारती राहदारी की तामीर पर मौजूदा बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात रूस और इस्लामाबाद के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी एक अच्छा इक़दाम है।